बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी के हमारे आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, अब से पहले तक आप लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स पढ़े हैं सोशियोलॉजी के बारे में भी। वो होता क्या है, रेडियोलॉजी में सोशियोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, उसका स्कोप क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी एज ए साइंस। तो हम लोग जो है सोशियोलॉजी को कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो हमारे पास सोशल साइंस है। सोशल साइंस इसलिए है कि हम इसमें इंसानों के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके रवैयों के बारे में, इंसान किस तरीके से मिल के एक सोसाइटी में रह रहे हैं, किस तरीके से कौन से मेथड्स के थ्रू, ऐसा कौन सा सिस्टमैटिक वे है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइज्ड वे है जिसमें एक सोसाइटी में इंसान मिल के एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, और इंसान का बिहेवियर उस सोसाइटी में क्या है, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ कनेक्ट रखने के लिए किन किन बिहेवियर्स से वो गुजर रहे हैं। सब चीज को हम स्टडी करें किसके अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर। तो हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी को हम सोशल साइंस कहते हैं, जिसमें हम इंसानों के रवैयों को स्टडी करते हैं, एक सोसाइटी को स्टडी करते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ लोग मिलके रह रहे हैं, एक दूसरे की ज़रूरियात के लिए एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, किस तरीके से कोलेबोरेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, और किस तरह एक दूसरे की जिंदगियों पे असरअंदाज हो रहे हैं। ठीक है। तो जब हम लोग बाकी नेचर साइंसेस की बात करें, तो उन्हीं की तरह सोशियोलॉजी में भी जब हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा साइंटिफिक मेथड क्या होता है कि हम डेटा कलेक्शन करते हैं। हम अपने इर्द गिर्द सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं। अगर किसी आइडिया पे हम काम करना चाह रहे हैं, इंसानों के रवैयों से रिलेटेड किसी बिहेवियर पे हम काम करना चाह रहे हैं, तो हम अपने इर्द गिर्द लोगों को, अपनी सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम सर्वे करते हैं किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके हम लोग वहाँ पे साइंटिफिक मेथड ये होता है हमारा कि हम सोशियोलॉजी में भी डेटा कलेक्शन करते हैं। अब डेटा कलेक्शन किन किन वेरीज मेथड्स के थ्रू हम कर रहे हैं, एक तो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कर रहे हैं, सर्वेज के थ्रू कर रहे हैं, क्वेश्चनियर वगैरह लोगों से फिल करवा के उसके उसके थ्रू रिजल्ट्स जो हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है हम रिजल्ट का कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास डेटा कलेक्शन जो है हमारे पास है, ये भी फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, बाकी साइंटिफिक मेथड्स की तरह, जैसे हम नेचुरल साइंसेज में थ्योरीज बनाते हैं, तो इस तरह हम सोशियोलॉजी में भी थ्योरीज क्रिएट करते हैं। यहाँ पे किस तरीके से हम थ्योरीज बना रहे हैं कि हम जो लोगों का एक सोसाइटी में रहते हुए जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, हम उनको स्टडी करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, और उससे रिलेटेड पैटर्न्स जो हैं वो हम बनाते हैं। और बाकी नेचुरल साइंसेस की तरह इसमें भी हम जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उनको फर्दर अप्रूव करने के लिए डिफरेंट साइंटिफिक पैटर्न्स को भी फॉलो करते हैं। हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हाइपोथेसिस बना सकते हैं, उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, उनको ड्रॉ करते हैं, और उसकी बेसिस पे हम कंक्लूजन्स देते हैं। तो जैसे अदर नेचुरल साइंसेज के सब्जेक्ट्स में रिसर्च करने के लिए हम डेटा कलेक्शन करते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, और फाइनल कंक्लूजन्स देते हैं, लॉज बनाते हैं, तो इसी तरह हम सोशियोलॉजी में भी सेम साइंटिफिक मेथड को ही इस्तेमाल करके डेटा कलेक्शन करते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, और साइंटिफिक पैटर्न्स देते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि अदर साइंसेज में हम लोग अ, अपनी डोमेन से रिलेटेड चीज़ों को कर होते हैं, जबकि यहाँ पे हम जो है यहाँ पे हम लोगों के रवैयों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उससे रिलेटेड थ्योरीज बना रहे होते हैं, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, और लोगों के रवैयों को स्टडी करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को स्टडी करते हैं, उनके बिलीव्स को स्टडी करते हैं, उनके कल्चर्स को स्टडी करते हैं। हम स्पेसिफिक फिक्स्ड लॉज के मुताबिक नहीं चलते। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, अ, हम लोग फॉर एग्जांपल पीसीआर, अगर हम डीएनए को स्टडी करना चाहते हैं, पीसीआर या डीएनए एक्सट्रैक्शन या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या पीसीआर वाले मेथड्स की तरफ जा रहे हैं, तो वो एक फिक्स्ड मेथड्स हैं जो कि हम अदर साइंसेज में रिसर्च के लिए यूज़ करें। लेकिन जो हमारे पास सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी का फर्क ये है कि इसमें हम इंसानों के रवैयों को स्टडी करते हैं, वैल्यूज़ को स्टडी करते हैं। अब डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ की डिफरेंट बिलीव्स हो सकते हैं, लोग मुख्तलिफ हो सकते हैं कल्चर की बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे।
पूरे की पूरी सोसाइटी में एक जैसे फिक्स्ड लॉज जरूरी नहीं है कि पाए जाते हों। एक सोसाइटी में डिफरेंट वैल्यूज के लोग, डिफरेंट नॉर्म्स के लोग, डिफरेंट बिलीव्स के लोग भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। वो किस तरीके से फिर भी एक दूसरे के साथ एक सोसाइटी में मिलकर रह रहे हैं, इस चीज को हम सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो नेचुरल साइंसेज में और सोशियोलॉजी में डिफरेंस क्या है? नेचुरल साइंसेज में फिक्स्ड लॉज यूज हो रहे हैं, जबकि सोशियोलॉजी में लोग वैल्यूज की बेसिस पे, बिलीव्स की बेसिस पे, कल्चर्स की बेसिस पे एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है। तो सोशियोलॉजी जो है, इसमें हम साइंटिफिक वेज को भी लेके चलते हैं, और हम इंटरप्रिटिव वेज को भी लेके चलते हैं कि लोग किस तरीके से एक सोसाइटी में रह रहे हैं और किस तरीके से मुख्तलिफ नॉर्म्स के, मुख्तलिफ बिलीव्स के लोग जो हैं वो एक ही जगह रह के एक जैसा ही एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कॉपरेशन। सोशियोलॉजी में हम कॉपरेशन को स्टडी करते हैं। कॉपरेशन क्या है? कॉपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक सोसाइटी में मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स, मुख्तलिफ ग्रुप के लोग, मुख्तलिफ मजहब के, मुख्तलिफ कल्चर के लोग, मुख्तलिफ जबानों के लोग हो सकते हैं, लेकिन उनके जो गोल्स होते हैं वो एक ही होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान है, हमारा एक मुल्क है, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हम इसकी तरक्की के लिए काम करें। तो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ज़बानों के लोग, मुख्तलिफ सूबों के लोग, मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिल के अगर एक गोल पे काम करें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें और मिल के काम करें, तो इसको हम कहते हैं कोऑपरेशन। और सोशियोलॉजी हमें ये कोऑपरेशन सिखाती है। तो कोऑपरेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा असेंशियल प्रोसेस है एक सोशल सर्कल को होल्ड करने के लिए, एक सोसाइटी को एक दूसरे के साथ गैदर करने के लिए। अगर लोगों के अंदर से ये कॉपरेशन खत्म हो जाए तो लोग एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर दें, और फाइट और वार्स और इंस्टेबिलिटी जो है वो सोसाइटी में आना शुरू हो जाती है। इसलिए सोशियोलॉजी हमें कोऑपरेशन सिखाती है, और इस मुआशरे में किस तरह एक गोल पे मिलके सब लोग काम करते हैं, ये चीज़ हमें सोशियोलॉजी सिखाती है। जैसे एक फैमिली में बहुत सारे बच्चे मिलके अपब्रिंगिंग्स उनकी हो रही होती है, उनकी हेल्थ केयर पे काम हो रहा होता है। को किस तरह दो पेरेंट्स हैं वो अपने मुख्तलिफ बच्चों को मिल के पढ़ा रहे होते हैं, उनकी हेल्थ से रिलेटेड उनका ख्याल कर रहे होते हैं। एक प्रॉपर फैमिली होती है, दादा दादी, फूफो, चाचू, नानियाल, दादे, हाँ, तो ये पूरी कम्युनिटी मिलके जो बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए काम कर रही होती है, उनकी हेल्थ केयर के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, मुख्तलिफ पर्पस के लिए जो सब मिल के काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें सोशियोलॉजी सिखाती हैं। और कॉपरेशन जो है, इसके ज़रिए हम अपनी सोसाइटी में हारमोनी बना सकते हैं, यूनिटी बना सकते हैं, और कलेक्टिवली मिल के काम करके हम अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। और कॉपरेशन के बगैर ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। जब हमारी लाइफ जितनी ऑर्गेनाइज होगी, जितना कॉपरेटिव होगी, तो उतना हम लोग तरक्की की तरफ जाएंगे। जितनी ऑपरेशन खत्म होती जाएगी, उतना हम इंस्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है कंपटीशन। सोशियोलॉजी जो हमें सिखाता है वो है हमारा कंपटीशन। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन एक ऐसा सोशल बिहेवियर है जो एक सोसाइटी में मुख्तलिफ लोग मिलके जो रह रहे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं सेम गोल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मोहल्ला है, उसमें मुख्तलिफ बच्चे, मुख्तलिफ फैमिलीज के बच्चे बिलोंग करते हैं। तो एक फैमिली का एक बच्चा है, वो कंपटीशन में करेगा कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, आने चाहिए फलां बच्चे के। अगर फलां बच्चा है उसी की एज का, उसी के क्लास का है, तो वो दोनों बच्चे, तीनों बच्चे या एक मोहल्ले के सारे बच्चे आपस में compete करके अगर कहेंगे, ये ख्वाहिश करेंगे कि मेरे उससे ज़्यादा नंबर आए, उसके उससे ज़्यादा नंबर आए, तो जब वो कंपटीशन में स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली वो ज़्यादा एजुकेट कर सकते हैं एक दूसरे को। कंपटीशन के चक्रों में वो एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो कंपटीशन एक ऐसा सोशल बिहेवियर है जो हमें सोशियोलॉजी सिखा रही है, जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं या जो ग्रुप हैं, वो एक ही गोल के लिए जो है काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो आपस में शेयर नहीं कर रहे होते, बल्कि इंडिविजुअल बेसिस पे अपनी एफर्ट्स को डाल रहे होते हैं, प्राइवेटली एक दूसरे की एफर्ट्स को डाल रहे होते हैं, और कलेक्टिवली जो है वो सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाता है। यानी सारे बच्चे अपनी अपनी जगह अगर एफर्ट डालेंगे कि मेरे अच्छे मार्क्स हैं, दूसरा बच्चा डालेगा कि मेरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, तो जब एक दूसरे की कंपटीशन में एक से बढ़ के एक अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, तो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट जो हमारी पूरी सोसाइटी है उसमें सारे के सारे बच्चे अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी सोसाइटी में इनोवेशंस आती हैं, लोग पर्सनल एफर्ट्स डालते हैं, तो उसकी बेसिस पे इनोवेशंस आती हैं, क्रिएटिविटी आती है। ठीक है। और
इसी तरह लोग एक दूसरे को देख के बिजनेस में compete कर रहे होते हैं, एक दूसरे से ज्यादा बेहतर मार्केटिंग की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पेशेंट की सेफ्टी के लिए, उनकी हेल्थ केयर के लिए एक दूसरे से बढ़ चढ़ के बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि वो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सकें। तो इस तरह सोसाइटी में जब कंपटीशन में काम होता है कि हम बच्चों को अच्छी ग्रेडिंग दिला सकें, या अगर हम मार्केटिंग में या बिजनेस में compete करें तो हम बेहतर मार्केटिंग कर सकें, बेहतर प्रोडक्ट्स दे सकें। इसी तरह अगर हॉस्पिटल्स एक दूसरे के कंपटीशन में बेहतर मेडिकल वर्क करेंगे, तो इस सारे का सारा फायदा जो है क्या होगा, ओवरऑल पूरी सोसाइटी का होगा। किस तरीके से होगा, बेहतर से बेहतर स्कूल्स खुलेंगे, बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल्स खुलेंगे, बेहतर से बेहतर ट्रेडिंग होगी, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में आएंगे। तो ये कंपटीशन को अगर हम अपनी सोसाइटी से ख़त्म कर दें तो फिर हमारी सोसाइटी जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाती है। अगर हम कंपटीशन को अपनी सोसाइटी में ऐड कर दें तो हर बंदा इंडिविजुअल बेसिस पे अपनी एफर्ट्स पुट करता है और एक दूसरे से बढ़ चढ़ के बेहतर रिजल्ट्स लाने की कोशिश करता है। एज अ रिजल्ट हमारी सोसाइटी में बेहतर से बेहतर इदारे आगे आते हैं, जो कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हॉस्पिटल्स के हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपटीशन में काम करना एक सोसाइटी के लिए ज़्यादा कारआमद साबित होता है एज कम्पेयर टू ये कंपटीशन को बीच में से निकाल दिया जाए। अगर कंपटीशन को बीच में से निकाल दिया जाए तो इनोवेशंस नहीं आ सकती, डिस्कवरीज नहीं आ सकती। इंडिविजुअल बेसिस पे जब कोई अपनी एफर्ट नहीं डालेगा, तो इंडिविजुअल बेसिस पे जब कोई अपनी एफर्ट नहीं डालेगा तो सोसाइटी के अंदर कंपटीशन नहीं आएगा, बेहतरी और इनोवेशंस नहीं आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास चीज आ जाती है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जब हमारे एक सोसाइटी में रहते हुए डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट ग्रुप के लोग एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं, एक दूसरे की वैल्यूज को, एक दूसरे के गोल्स को। देखें, कोई भी मजहब हो, कोई भी कल्चर हो, उसमें मुख्तलिफ राय हो सकती है। कोई चीज़ होती है किसी एक कल्चर की बेहतर होती है, कोई चीज़ होती है किसी दूसरे कल्चर की बेहतर होती है। तो जब कन्फ्लिक्ट आता है तो लोग एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमारे कल्चर की, हमारे नॉर्म की ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है आप लोगों की निस्बत। ऑपोजिट जो बंदा होता है वो अपने आप को डिफेंड करता है कि नहीं, हमारे कल्चर की फलां चीज बेहतर है आपकी नस्बत। तो एज अ रिजल्ट हमारी सोसाइटी में क्या चीज डेवलप होती है कि हम जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जो जिन लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस की सलाहियत होती है, वो डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट नॉर्म्स के लोगों से अच्छी अच्छी वैल्यूज को, अच्छे अच्छे गोल्स को पिक करके तो फाइनली एक बेहतरीन इंसान साबित हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कल्चर की हर एक चीज परफेक्ट हो। हमें हर कल्चर, हर नॉर्म पे हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को स्टडी करना चाहिए, और हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में से जो बेस्ट बेस्ट जो चीजें हैं उनको पिक करके अपनी जिंदगी में उनको लेकर आना चाहिए, ताकि ओवरऑल हमारी सोसाइटी एक अच्छी तरफ जा सके। इसी तरह अगर कोई ऐसा कल्चर है, कोई ऐसा नॉर्म है, कोई ऐसी किसी सोसाइटी में कोई ऐसी वैल्यूज को फॉलो किया जा रहा है जो कि इंसानियत के खिलाफ है, तो जब उसके अगेंस्ट कन्फ्लिक्ट पैदा होगा तो वो लोग अपने कल्चर में से बुराइयों को खत्म करने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश शुरू कर देते हैं। तो इस तरह फिर हमारी जो सोसाइटी है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू कर देती है। ठीक है, चेंज की तरफ जाना शुरू कर देती है। और फिर हमारी सोसाइटी में से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसे लॉज, ऐसी वैल्यूज जो कि मुआशरे को तबाह करने का बायस बन रही हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू कर रही हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को अगर हमारी मुआशरे में से निकाल दिया जाए तो लोगों के अंदर बेहतरी की या अपनी राय देने की जो सलाहियत है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ये कन्फ्लिक्ट जो है ये भी सोसाइटी को कायम रखने के लिए, बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। ठीक है। अच्छा, हम एक हमारे पास साइंटिस्ट है जिसका नाम है कार्ल मैरिक्स। उसने कन्फ्लिक्ट की थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया। वो ये कहता है कि अगर किसी सोसाइटी के अंदर कन्फ्लिक्ट्स ना हो तो वो सोसाइटी जो है वो खत्म हो जाती है। जो कन्फ्लिक्ट है वो सोसाइटी को चेंज करने के लिए बेहतरीन ड्राइवर के तौर पे काम कर रहा है। तो ये जो है ये सोसाइटी को फोर्स करता है कि हम अडॉप्ट कर सकें अच्छी अच्छी चीज़ें, एक दूसरे के कल्चर में से, एक दूसरे के गोल्स में से अच्छी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करके अपनी सोसाइटी को रीफॉर्म बनाएं, दोबारा से बनाएं, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, ऐसे लॉज, ऐसे वैल्यूज के साथ कि जहाँ पे हर एक चीज़ अच्छी हो, एक दूसरे से बेस्ट बेस्ट वैल्यूज को, बेस्ट बेस्ट लॉज को चूज करके उसके अकॉर्डिंग जब हम अपनी सोसाइटी को बनाएं
तो उसी से हमारी सोसाइटी जो है वो चल सकती है। अदरवाइज इस ड्राइवर को, सोशल चेंज के ड्राइवर को अगर बीच में से निकाल दिया जाए, जो कि एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट है, इसको निकाल दिया जाए, तो हम अपनी सोसाइटी में बेहतरियों को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम एडॉप्टेशंस नहीं लेकर आ सकते, मॉडिफिकेशन नहीं लेकर आ सकते, अपनी सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट्स नहीं लेकर आ सकते। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी सोसाइटी को चेंज करें, बेहतर से बेहतरीन वैल्यूज और गोल्स की तरफ जाएं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट को जो है इनकरेज करें, ताकि एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को डिस्कस करके, शेयर करके अच्छी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो है ह्यूमन सोसाइटी एंड ग्रुप। हमारा जो सोशियोलॉजी है वो ये हमें सिखाता है कि किस तरीके से नेटवर्क ऑफ पीपल एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक दूसरे के साथ कल्चर को शेयर करते हुए, टेरिटरी को शेयर करते हुए, अपनी लाइफस्टाइल को शेयर करते हुए, कैसे एक जगह पे एक दूसरे के साथ नेटवर्क की फॉर्म में मिलजुल के सेम रिसोर्सेज को यूज करते हुए, एक दूसरे की हेल्प करते हुए एक ही माशरे में रह सकते हैं, और किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, अपने वैल्यूज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और उसमें से बेहतरीन बेहतरीन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। ठीक है। तो एक सोसाइटी के अंदर जो है मुख्तलिफ ग्रुप के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मिल के रह रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और उनके अंदर वो शेयर करें एक दूसरे के साथ, सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स को शेयर करें। अब ग्रुप्स भी हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक प्राइमरी ग्रुप्स हो सकते हैं, एक सेकेंडरी ग्रुप्स हो सकते हैं। प्राइमरी ग्रुप हमारे पास कौन से होंगे, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, जो एक दूसरे के साथ मिल के रह रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म, जिसमें हमारे आ जाते हैं ब्लड रिलेशंस भी आ सकते हैं, हमारी पेरेंट्स, हमारे बहन भाई, हमारी नानिहाल दादियाल, हमारी फैमिली, या फिर हमारे क्लोज फ्रेंड्स आ जाते हैं। ठीक है। जो सेकेंडरी ग्रुप्स हैं वो हमारे पास क्या, उसमें क्या कौन सी कम्युनिटी आ जाती है, लार्ज ग्रुप की कम्युनिटी आ जाती है, जिसमें हमारा सोशल सर्कल आ जाता है, जिस जगह पे हम जॉब कर रहे हैं या जिस इंस्टीट्यूट से हम एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो जो हमारा सर्कल आ जाता है वो हमारे पास सेकेंडरी ग्रुप में आ जाता है। ठीक है। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे, ये इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे की थॉट्स पे इन्फ्लुएंस करते हैं, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे को यूनाइट रखते हैं, सोशल कल्चर को, कल्चर के जो स्ट्रक्चर है उसको बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो घर में रह के तालीम हासिल करे, अपने अम्मी अबू से तालीम हासिल करे, तो उसकी तालीम है। और एक ऐसा बच्चा जो अगर प्रॉपर स्कूल जा रहा है, जहाँ उसकी एक प्रॉपर क्लास है, जहाँ पे मुख्तलिफ बच्चे हैं, उसकी मुख्तलिफ टीचर्स हैं, जहाँ पे पूरा अमला है, पूरा स्कूल का एक स्टाफ है, तो सब के सब मिल के उस बच्चे को जो बना रहे हैं वो एक अलग ही बच्चा है पूरे माशरे के हिसाब से, कंपैरेटिव टू दैट बॉय, जो कि दैट किड जो कि घर में रह के सिर्फ और सिर्फ महदूद है अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों तक। तो उसकी सोशलाइजेशन में, उसकी लर्निंग में, और एक ऐसा बच्चा जो कि घर से बाहर निकल रहा है, अपने इर्द गिर्द और बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहा है, एक टीचर के साथ, मुख्तलिफ टीचर्स से लर्न कर रहा है, एक इदारे के साथ प्रॉपर कनेक्टेड है, तो वो ज़्यादा सोशल और ज़्यादा अपने कम्युनिटी के अंदर एडजस्ट करना ज़्यादा सीखेगा, कंपैरेटिव टू दैट किड जो कि लिमिटेड है, महदूद है अपने पेरेंट्स और अपने बहन भाइयों तक। तो ये हमारे पास सोशियोलॉजी है, जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सिखाती है, एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करके रहना है, या माशरे में कैसे कंपटीशन को प्रमोट करना है फॉर द पॉजिटिव इम्पैक्ट, और कैसे कन्फ्लिक्ट्स को कैसे पॉजिटिवली लेके चलना है। किसी भी नॉर्म, किसी भी कल्चर में मुख्तलिफ राय हो सकती है एक पॉइंट को लेके, तो उसमें से कैसे बेस्ट वन को पिक करना है और उसको अपनी सोसाइटी में प्रमोट करना है, और किस तरीके से इंसानों को एक सोसाइटी बनानी है, उसमें ग्रुप्स की फॉर्म में रहना है। वो ग्रुप्स में हमारे करीबी माँ बाप, बहन भाई, और करीबी दोस्त भी आ सकते हैं, और उसमें हमारे इंस्टीट्यूट के लोग, जहाँ पे हम एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, जैसे जहाँ पे हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं, हमारा जो वर्क प्लेस है उससे रिलेटेड जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनके साथ हम कितना कनेक्ट करें, ये हमारे पास सेकेंडरी ग्रुप्स में आता है। और ये सब का सब हमें कौन सिखा रहा है, ये सारी अवेयरनेस कौन पैदा कर रहे हैं, ये हम सोशियोलॉजी के थ्रू ये चीजें लर्न करें। ठीक है।